नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि सब ठीक होंगे। अपना और अपने परिजनों का हमेशा की तरह आप लोग ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत अक्सर आपने देखा होगा कि कॉलेज वगैरह में लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और हद तो यहाँ तक हो जाती है, खास करके हमारे इंडिया में, कि शादी से पहले लड़का और लड़कियां अक्सर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में लिव इन में भी रहने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की एक कहानी है। कॉलेज जाते जाते एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और ये बात तब थी जब दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी होते हैं, और यह बात तब भी थी जब दोनों की जाति एक थी और गोत्र भी एक होता है। लेकिन इस बात का जब घर वालों को पता लगता है तब उनसे मिलने पर रोकथाम लग जाती है। लेकिन उनको आदत लग गई थी एक दूसरे से बातचीत करने की, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की। उन्होंने बारी बारी से एक दो नहीं, तकरीबन कुल मिलाकर के 7 कत्ल कर देते हैं और 7 कत्ल करने के बाद फिर वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जिस काम के लिए घर वाले रोकते थे, अब तो हमारे पास पूरी की पूरी आजादी है, कोई रोकथाम करने वाला नहीं है, तो क्यों ना इसे भी कर लिया जाए। वहीं पास में लाश पड़ी हुई थी और लाश के बिल्कुल बगल में बैठकर उस लड़की ने उस लड़के के साथ जो भी गंदा और घिनौना कृत्य कर सकते थे, अपनी हवस मिटा सकते थे, वो हवस मिटाई, यह सोचकर कि शायद अब कोई उन्हें रोकेगा नहीं। लेकिन कहते हैं कि कातिल को कितने भी शातिर तरीके से क्यों न कर लिया जाए, आखिरकार कातिल पकड़ा ही जाती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। कातिल पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद वो कभी दोबारा एक दूसरे से नहीं मिल पाए। जिस काम के लिए, जिस वजह के लिए उन्होंने 7 कत्ल किए थे, फिर वो न कभी एक दूसरे से मिल पाए और ना ही कभी एक दूसरे के साथ संबंध बना पाए। इस घटनाक्रम के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई हवस की आग में कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है रोहतक, और रोहतक का ये एक थाना लगता है सदर पुलिस स्टेशन। उसी का एक गांव लगता है कबूलपुर। बात कर रहा हूँ 15 सितंबर 2009 की, साल 2009 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। गांव के एक रिटायर्ड शिक्षक होते हैं जिनकी उम्र लगभग 62 या 63 साल के आसपास रही होगी। नाम उनका तकदीर सिंह होता है। तकदीर सिंह अपने जो पशु जहां बांधे होते हैं, जो घेरा होता है, उस घेरे से सीधा घर पहुंचते हैं। सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। आखिरकार जब जोर से धक्का दिया जाता है तो दरवाजा खुल जाता है, और दरवाजा खुलने के बाद वो देखते क्या है कि जो उनका बेटा है, जिनका नाम है सुरेंद्र, बेटे की जो पत्नी होती है जिनका नाम प्रेमिला होता है, प्रेमिला और सुरेंद्र दोनों ही एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। और इस बात को देखते हुए उन्हें गुस्सा आता है। कहते हैं कि दिन निकल आया है लेकिन तुम्हारी अभी नींद पूरी नहीं हुई है। गुस्से में अपने बेटे को कई बार आवाज लगाते हैं, लेकिन बेटा उनका जागता नहीं है। इस बात पर उन्हें और गुस्सा आ जाता है। उनके पास जाते हैं, छड़ी से उन्हें हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब भी कोई मूवमेंट नहीं होती है। वो रिटायर्ड शिक्षक अपने बेटे की इस दशा को लेकर के थोड़ा और परेशान हो जाते हैं। अपने ही बेटे का जब हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ने के बाद जब देखते हैं कि उनकी तो नब्ज ही नहीं चल रही है, अब यहाँ से थोड़ी सी घबराहट शुरू होती है। और पास में ही उनकी पत्नी लेटी हुई थी प्रमीला। बेटे को और प्रमीला को 35 साल जिसकी उम्र होती है, उनके हाथ का भी जब नब्ज टटोला जाता है तो उस रिटायर्ड शिक्षक की हालत बद से बदतर हो जाती है। सोचने पर वो मजबूर हो जाते हैं। आंखों से आंसू एकदम से टपकने शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद वह जितनी जोर से रो सकते थे, चिल्ला सकते थे, बिलख सकते थे, उतनी जोर से वो चीख कर लोगों को बुला सकते थे, उतनी जोर से वो बुलाते हैं, क्योंकि घर में आंगन में 2 लाशें पड़ी हुई है। बस उनका शोर सुनते हैं, और शोर सुनने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं, घरों के लोग होते हैं, वह भी जब घर की तरफ दौड़ के आते हैं, तब वहां जाकर जब यहाँ का मंजर देखा जाता है तो देखने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनकी आंखों में आंसू नहीं थे। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। 7:15 के आसपास पुलिस के पास फोन पहुंचता है और पूरे जिले में वायरलेस हो जाता है कि गांव कबूलपुर के अंदर जो सदर पुलिस स्टेशन में लगता है, जिला उनका रोहतक है, वहां पर 1-2 नहीं 7 कत्ल हो गए हैं। 7 कत्ल की सूचना सुनने के बाद एसएचओ प्रीतम सिंह, साथ ही जब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, एएसआई रामचंद्र, एएसआई दर्शन सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी जाती है और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं।
FLSS टीम भी आते हैं, डॉग स्क्वाड टीम भी आती है और फौरन इस टीम को, ये सब टीमें आने के बाद अपने अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। देखा जाता है कि आंगन में चारपाई है और चारपाई पर सुरेंद्र जिसकी 40 साल की उम्र होगी, उनकी पत्नी प्रेमिला जिनकी 35 साल और उनकी दोनों की लाशें पड़ी हुई है। और इसके बाद एक कमरे में जाते हैं, कमरे में 4 बालक हैं। एक लड़के का नाम अरविंद, अरविंद लगभग 18 साल का, और एक लड़की का नाम सोनिका जिसकी उम्र 14 साल, मोनिका जिसकी उम्र 11 साल के आसपास होती है, विशाल जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। दरअसल जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनके 3 लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम सुरेंद्र होता है जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है, और उसके बाद दूसरा बेटा जिनका नाम भूपेंद्र होता है वो फौजी होता है, और तीसरा बेटा कर्मवीर सिंह उर्फ लीला। यहाँ पर वो 2 बेटे उनके साथ रहते हैं जो फौजी है, और सबसे बड़ा वाला बेटा जो फौजी के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें सोनिका, मोनिका और विशाल जिसकी उम्र लगभग 14 साल, 11 साल और 8 साल के आसपास होती है। फौजी इस घर में इसलिए रहता है क्योंकि फौजी की पत्नी मर चुकी है, और उसकी ड्यूटी जो रहती है तीनों बच्चों के, वो अपने ताऊ जी के साथ रहते हैं। अब जो सुरेंद्र है उसको एक बेटी होती है जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू, और साथ ही उनका एक बेटा होता है अरविंद जिसका उम्र 18 साल के आसपास होती है। जब इन्हें ढूंढा जाता है, कमरे में एक, पूरे घर में एक एक कमरे में को तलाशा जाता है, मतलब 4 बच्चे मिलते हैं एक आंगन में, पति और पत्नी मिलते हैं एक घर में, ठीक सामने एक और घर है, वहां पर यह रिटायर्ड शिक्षक की पत्नी होती है जिसका नाम बूढ़ी देवी होता है, 60 साल जिसकी उम्र थी, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी, और एक ही घर के अंदर 7 लाशें थी। अब पुलिस ने, परिवार वालों ने उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू होता है। तो पता चलता है कि वो बाथरूम के अंदर बंद है, और उसे बाथरूम के अंदर से जब निकाला जाता है तो वो बेहोशी की हालत में मिलती है। घर की छत पर 2 मिस्त्री काम कर रहे थे, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन जिसमें से एक का नाम सुनील होता है और दूसरे का नाम मनोज होता है, उनकी भी हालत खराब थी, उनके मुंह से भी झाग आ रहे थे। उन्हें भी तत्काल प्रभाव से यहाँ पुलिस वाले PGI MS रोहतक में भर्ती कराया जाता है, और वहां भर्ती कराने के बाद अब पूरे इलाके में इस घटनाक्रम की गूंज फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस 7 हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है। तभी जो प्रेमिला होती है, जो बड़े वाले बेटे की पत्नी होती है, उसका नाम चंद्रभान है, और चंद्रभान आने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करता है, कहता है कि साहब, जो उसकी भांजी है उसके ससुर यानी कि जो रिटायर्ड हुआ है साल 2007 में, उनको कुछ पैसा मिलता है, और इसी पैसे के बंटवारे को लेकर के सबसे बड़े वाले बेटे सुरेंद्र और सबसे छोटे वाले बेटा क्रमवीर सिंह उर्फ लीला, इसके बीच में विवाद रहता है, और विवाद की वजह से ही उनके सबसे छोटे बेटे ने पूरे परिवार की हत्या कर दी है, जिसमें उसके बीच वाले भाई के भी 3 बच्चों को मार दिया जाता है, और इससे उनके भैया और भाभी को भी मार दिया है, साथ ही उसने अपने माँ को भी मार दिया है। और जब इस तरह की बात जब पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस इस मामले में इसी आधार पर एक FIR दर्ज कर लेती है। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी ही थी, तो जो रिटायर्ड शिक्षक होते हैं जिनका नाम तकदीर सिंह होता है, तकदीर सिंह सीधा पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे हत्याकांड के अंदर जो मेरी पोती है जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, कहीं न कहीं इसके पीछे जिम्मेदार वो है। वो पूछते हैं ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि BA पार्ट 1 में वो पढ़ाई कर रही थी नेकी रॉय शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक से, और इसी विद्यालय में पढ़ने जाया करती थी। पड़ोस का एक लड़का है जिसका नाम नवीन उर्फ मोनू है, जिसके पिता का नाम कपूर सिंह होता है, जो कि कंप्यूटर सेंटर में जाकर के पढ़ाई करता है, और पढ़ाई के दौरान इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इनके प्यार में बदल जाती है, और परिवार ने जब रोका तो रोकने के बाद ये भी नहीं रुक रहे थे। उन्हें अपनी पोती पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो चरित्र की भी बहुत ज्यादा कमजोर है, और जब इस तरह की बात आती है तो पुलिस एक्टिव होती है। सोनम, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, उसको PGI MS में एडमिट कराया गया था। उधर जो 2 इलेक्ट्रीशियन घर में काम कर रहे थे, सुनील कुमार, मनोज कुमार, उनकी भी हालत खराब चल रही थी। 7 लाशों को कब्जे में लेकर के पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो पता चलता है कि कोई नशीला पदार्थ दिया गया था, और नशीला पदार्थ सेवन करने के बाद उसके गले पर एक जैसा एक कट के निशान थे, जैसे कि एक ही रस्सी से सबका बारी बारी से गला घोटा गया हो। आखिरकार इस काम को किसने अंजाम दिया है, पुलिस के लिए इस सवाल का जवाब तलाशना बिल्कुल जरूरी था। पुलिस अपने स्तर से काम कर रही थी। दोनों ही थ्योरी, जिसमें प्रेमिला और का जो मामा होता है चंद्रभान, उसकी शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज कर ही लिया गया था, लेकिन दादा ने जो कहानी सुनाई थी, अब पुलिस इस मामले पर भी एक्टिव हो जाती है।
आखिरकार पुलिस ने एक दो दिन के अंदर नवीन उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ करना शुरू किया तो वो कबूल कर लेता है कि कॉलेज में आते जाते उन दोनों की दोस्ती हुई थी और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और लगभग 1.5 साल पहले इनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन अक्टूबर 2008 में इन दोनों ने पहली बार जब संबंध बनाए थे, इसके बाद इन्हें संबंध बनाने की आदत लग जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं। एक बार इनकी माँ, कोई लगभग 7-8 महीने पहले की बात है, प्रेमिला जो कि सोनम उर्फ सोनू की माँ होती है, उसको पता चल जाता है और जैसे ही पता चलता है तो अपनी बेटी से कहती है कि यदि तुम्हारे पिता को यह बात पता चली तो तुम्हारा पड़ोस के उस नवीन से तुम्हारा संबंध चल रहा है तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। माँ ने जैसे ही यह बात कही तो वो लड़की सकपका जाती है और वो अपने दोस्त से बातचीत करती है क्योंकि दोनों का गोत्र एक होता है, दोनों की जाति एक थी, दोनों जाट समुदाय से बिलोंग करते थे। तब इनकी जाति देखने के बाद फिर इन दोनों में कहीं ना कहीं रोकथाम लगने लगती है। हद की तो तब हो जाती है, बल्कि लड़की ने जो पढ़ाई की थी उसको भी रोक दिया जाता है ताकि उस लड़के से ना मिले। इस बात का भी सिर्फ घर वालों को ही पता था, लेकिन इन दोनों ने मिलने के जो भी जतन होते हैं वो तमाम कोशिशें करते थे। पुलिस की इस तरह की जांच पड़ताल में आता है। अब पुलिस ने जब इससे पूछताछ करना शुरू कर दिया नवीन से, तो उसके बाद पता चलता है कि इस घटनाक्रम से लगभग 25-26 दिन पहले इन्होंने प्लान किया था कि क्यों न पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए और पूरे परिवार को मार दिया जाए। मार देंगे तो कोई देखेगा नहीं और उसके बाद फिर पूरी आजादी मिल जाएगी, पूरी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जिसके बाद इस तरह का काम कर लेंगे, क्योंकि चचा में और लड़की के पापा में अक्सर विवाद रहता था जमीन बंटवारे को लेकर के। जैसे ही दादा रिटायर्ड होते हैं, पैसे मिलते हैं, बड़े वाले बेटे के लिए कुछ प्लाट का भी इंतजाम कर दिया जाता है, साथ ही कुछ नकद भी दे दिया जाता है। लेकिन छोटे वाले बेटे को शायद ऐतराज था, उसको ज्यादा दिया गया है, मुझे कम दिया गया है। दादाजी बड़े वाले बेटे के साथ रहते थे, जो बीच वाला बेटा फौजी होता है वो भी साथ रहता था, क्योंकि फौजी में काम कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था। उसके 3 बच्चे होते हैं, दादा दादी के साथ ही रहते थे। आखिरकार विवाद रहता है और उस लड़की ने इस विवाद का ही फायदा उठाया, ऐसा पुलिस की जांच में आया। अब जाकर के यह लड़का और लड़की, जो नवीन होता है, वो अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त इसका जो एक छाड़ा गांव में रहता है, जो कि मामा जहां पे उनका रहता था। इसके बाद वो दोस्त आता है जसबीर उर्फ जस्सू, कहता है कि मुझे कुछ गोलियां चाहिए नींद की। गोलियां वो देता है और उनसे पूछता है कि क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत है। लगभग वो 100 गोलियों का इंतजाम करता है और इसके लिए उन्होंने लगभग 700 रुपए खर्च किए थे और 100 गोलियों का इंतजाम करता है ओमवीर उर्फ काली। उन्हें गोली मिल जाती है। इसके बाद बारीक से बारीक तरीके के लिए वो पिसाई करता है गोली की, और पिसाई करने के बाद 14 अक्टूबर 2009 को वो उस लड़की को देता है जो उसकी प्रेमिका होता है। सोनम उर्फ सोनू उसको दे देता है, उसे कहता है कि तुम अपना काम कर देना। अभी लड़का और लड़की जो होते हैं, इन दोनों की फोन पर भी बातचीत हुआ करती थी। साथ ही फोन पर बातचीत करने के दौरान ही रात के जैसे 8 बजे थे, आसपास के लोग सोए रहे। वो कहते हैं कि मैंने आज तो खाना बनाया था, इसके घर में जो खाना बना था लौकी बना था, साथ ही रोटी बनी थी और दूध जो पूरे घर वाले पीते हैं, इनमें से वो सबको नींद की गोलियां मिला करके दे दी जाती है। उसी दिन घर में इलेक्ट्रिशियन भी काम कर रहे थे और इलेक्ट्रिशियन को भी खाना दिया जाता है। और जो लड़की का बड़ा वाला भाई होता है, जिसका नाम अरविंद होता है, अरविंद उस खाना को देने के लिए जाता है और ऊपर वाली मंजिल पर वो मजदूर दोनों आराम से वो खा करके, सुनील और मनोज दोनों खा करके सो जाते हैं। लेकिन लड़की रात के लगभग 10 बजे के आसपास वो कहती है कि घर के जो लोग हैं वो तो सब सो चुके हैं, लेकिन जो मजदूर है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, वो अभी जगे हुए हैं। आखिरकार उनके भी इनका जो नींद की गोलियां का असर था उन दोनों इलेक्ट्रिशियन पर भी होने लगता है। वो ऊपर की मंजिल पर आराम से सो जाते हैं। रात के 10 बजे के बाद वो लड़का आता है, उनका दोस्त, उसका प्रेमिका जिसका नाम नवीन उर्फ मोनू होता है। उसको आने के बाद उसने सबसे पहले उसके पिता को और उसकी माँ के पास जाता है और उन दोनों को गला घोट करके वो उनकी हत्या कर देते हैं। और इसके बाद वो दूसरे कमरे में जाते हैं, वहां पर जहां पर जो प्रेमिका होती है, उसकी चचेरी बहन सोनिका, मोनिका और चचेरा भाई विशाल और सगा भाई अरविंद, ये चारों सोए हुए थे। उन चारों की भी वो गला घोट करके हत्या कर देते हैं, यानी कि पहले माता पिता और फिर 4 भाई बहनों को मारते हैं। और इसके बाद जो सामने घर होता है, वहां पर वो दादा दादी सोई हुई होती है। इनकी भी पूरी बूढ़ी देवी, जिनका नाम होता है, जिनका उम्र 60 साल के आसपास होती है, वो घर के एक एक सदस्य को मार चुका था। अब दादी को भी गला घोट करके इसी तरकीब से मारते हैं जिस तरकीब से उन्होंने बाकी के लोगों को मारा था। अब प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अब तो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, तो क्यों न संबंध बनाया जाए।
फिर दोनों एक दूसरे के साथ वो अपनी हवस, अपनी भूख मिटाते हैं। भूख मिटाने के बाद जब पुलिस की जांच में आता है तो पता चलता है कि इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए थे, संबंध बनाए थे। आखिरकार पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद जो भी सबूत जुटा था, सबूत जुटाने के बाद इनके खिलाफ जो भी सबूत पाए जाते हैं, अब इस मामले की जांच पड़ताल उच्च स्तरीय पर होने लगती है। मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है। जो यह दोनों यह बात करते हैं कि हम दोनों की सिर्फ दोस्ती थी, प्यार मोहब्बत तो कुछ था ही नहीं, हमें जबरदस्ती फंसाया गया है। चाचा ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, दादा ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कहानी गढ़ी है और पुलिस भी इसमें मिली हुई है। कुछ इस तरह की बात करके तमाम तरह के बहाने लगाते हैं, लेकिन अदालत सबूत के आधार पर जो भी गवाह थे या फिर वकील के जरिए जिस भी आधार पर 14 सितंबर 2014 की बात है, या फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है और ओमवीर उर्फ काला, जिसने की गोलियां खरीदी थी, दवाइयां लाई थी, उसको बरी कर दिया जाता है। और इसके बाद कुछ ऐसा लगता है कि शायद इतना बड़ा दोष उनका नहीं है, साथ ही उन लोगों को भी लगता है कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है। ये लोग हाईकोर्ट अपील करते हैं और हाईकोर्ट में अपील करने के बाद लगभग 4 साल के बाद 17 जुलाई 2018 को फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है, लेकिन जिसके माध्यम से, जिस दोस्त यानी कि जसवीर उर्फ जस्सू के माध्यम से जो गोलियों का इंतजाम किया गया था, उसको भी बरी कर दिया जाता है। और कुछ वक्त आगे बढ़ता है और यह सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो अपील है वो 12 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट इनकी फांसी की सजा पर स्टे लगा देती है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर अभी तक कोई जांच पड़ताल अभी तक की क्रिया से नहीं आई है, लेकिन जो भी होगा, जो कुछ भी हुआ है दोस्तों, आपकी क्या राय है इस तरह की कहानियों पर? आप कैसे सोचते हैं इस तरह की घटना पर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। बाकी हम जल्दी मिलते हैं फिर किसी दूसरे कहानी में, किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।